सबसे पहला 51 नंबर सवाल है, लोक सेवक को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में अवरुद्ध करना। तो इसका सही उत्तर होगा जमानतीय अपराध है। अगला सवाल 52 नंबर, सीआरपीसी के तहत अपराध पीड़ितों को प्रतिकर संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा सेक्शन 357। अगला सवाल 53 नंबर, कौन व्यक्ति सीआरपीसी 1973 के धारा 223 सेक्शन 223 के तहत संयुक्त रूप से आरोपी ज्वाइंडर ऑफ चार्ज किया जा सकता है और एक साथ विचारण किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा उक्त में से सभी, यानी सबसे पहला है एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में कार्य, एक ही अपराध के अभियुक्त व्यक्ति, दूसरा अपराध के अभियुक्त व्यक्ति और ऐसे अपराध को कारित करने के दुष्प्रेरण या प्रयत्न के अभियुक्त व्यक्ति, तीसरा है एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में कार्य विभिन्न अपराधों के अभियुक्त। अगला सवाल 54 नंबर, सरकारी नौकर को उसके कर्तव्य में विरत रहने के लिए स्वेच्छा घोर उपलब्धि कारित करना। तो इसका सही उत्तर होगा संज्ञेय और अजमानतीय अपराध है। अगला सवाल 55 नंबर, सीआरपीसी 1973 के तहत कौन सा धारा में संस्कृति यानी कंसेशन और कथनों को अभिलिखित करने के लिए मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया है। तो इसका सही उत्तर होगा सेक्शन 164। अगला सवाल 56 नंबर, अभिभावक सौदेबाजी यानी प्ली बार्गेनिंग केवल उन अपराधों के संबंध में लागू है जिनके लिए कारावास का दंड। तो इसका सही उत्तर होगा 7 वर्ष। अगला सवाल 57 नंबर, सीआरपीसी 1973 के किस धारा के तहत एक बार दोषी या दोषमुक्त व्यक्ति को उसी अपराध के लिए विचारण नहीं किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा सेक्शन 300। अगला सवाल 58 नंबर, एक अपराध कब जमानती है। तो इसका सही उत्तर होगा गिरफ्तारी पर जमानत पर छोड़े जाने का अधिकार है। अगला सवाल 59, सीआरपीसी 1973 के धारा 373 सेक्शन 373 के अनुसार कैसे एक साक्ष्य लिया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा एक और दो दोनों, एक में अभियुक्त की उपस्थिति में, दूसरा है जब अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति से अभिमुक्त दी गई हो तो उसके अधिवक्ता की उपस्थिति। अगला सवाल 60 नंबर, यदि मृत्युदंड पाने वाली महिला गर्भवती पाई जाती है, उच्च न्यायालय के क्रियान्वयन के आदेश को, तो इसका सही उत्तर होगा यदि उचित समझता है तो दंडादेश को उम्र कैद में परिवर्तन कर सकता है। अगला सवाल 61 नंबर, सीआरपीसी 1973 के किस धारा के तहत वह प्रक्रिया जब जांच 24 घंटे के भीतर पूरी नहीं की जा सकती उसका वर्णन किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा सेक्शन 167। अगला सवाल 62 नंबर, सीआरपीसी 1973 में क्या प्रावधान किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा एक और दो दोनों। सबसे पहले कहता है कि संहिता आपराधिक न्याय प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया प्रदान कर, और दूसरा है अपराधों के विचारण में जांच के लिए तंत्र प्रदान करती है। अगला सवाल 63 नंबर, सेक्शन 2C के अनुसार एक संज्ञेय अपराध है। तो इसका सही उत्तर होगा जहां एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकता है। अगला सवाल 64 नंबर, क्या कोई अधिकतम अवधि है जिसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 से सेक्शन 436A के तहत एक विचाराधीन को हिरासत में लिया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा हाँ, उस अपराध के लिए विनिर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि का आधा। अगला सवाल 65 नंबर, मानहानि के अपराध के लिए अभियोजन प्रारंभ किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा व्यथित पक्षकार के परिवार पर, यानी जिसको मानहानि हुआ, जिसको मान सम्मान को ठेस पहुंचा है, उसके परिवार पर अभियोजन प्रारंभ किया जा सकता है। अगला सवाल 66 नंबर, सीआरपीसी 1973 की धारा 206 के तहत विशेष समन जारी किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा केवल मजिस्ट्रेट द्वारा। अगला सवाल 67, सीआरपीसी 1973 के प्रावधानों के अनुसार पुलिस रिपोर्ट के साथ परिवार के विलय के मामले में विचारण के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया होगी। तो इसका सही उत्तर होगा पुलिस रिपोर्ट पर संसित मामला। अगला सवाल 68, जहां प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट केवल 100 रुपये अथवा कम या जुर्माना देते हैं, ऐसे आदेश में कहां अपील की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल 16 है, सीआरपीसी 1973 में कौन सी धारा विचाराधीन कैदी की अधिकतम अवधि से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा सेक्शन 436A। अगला सवाल 70 नंबर, कौन सा मामला गिरफ्तारी के मामले में अग्रणीय है। तो इसका सही उत्तर होगा एक और दोनों, जोगिंदर कुमार बनाम यूपी राज्य और दूसरा है पश्चिम बंगाल राज्य बनाम DK वस्त, यानी गिरफ्तारी संबंधित ये दोनों केस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। अगला सवाल 71 नंबर, सौदा अविवाह की अवधारणा इनमें से किसके खिलाफ अपराध पर लागू नहीं हो। तो इसका सही उत्तर होगा एक और दो दोनों, एक में एक महिला और एक दूसरा है बच्चा। अगला सवाल 72 नंबर, सीआरपीसी 1973 के किस धारा के अंतर्गत सहायक अभियोजक नियुक्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा सेक्शन 25 अकॉर्डिंग। अगला सवाल 73 नंबर, कौन सा धारा तलाशी वारंट से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा सेक्शन 93। अगला सवाल 74 नंबर, समनीय अपराध की अवधारणा से संबंधित प्रावधान किस धारा में। तो इसका सही उत्तर होगा
सेक्शन 320। अगला सवाल 75 नंबर, कौन सी धारा समन के प्रारूप से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा सेक्शन 61। अगला सवाल 76 नंबर, सीआरपीसी 1973 के तहत न्यायाधीश के अभियोजन से संबंधित प्रावधान किस धारा में प्रदान किए गए? तो इसका सही उत्तर होगा सेक्शन 197। अगला सवाल 77 नंबर, सीआरपीसी 1973 में किस धारा के तहत बलात्कार के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सक द्वारा परीक्षण से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा सेक्शन 53A। अगला सवाल 78 नंबर, सीआरपीसी 1973 के धारा 167 के मुताबिक आरोपी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में कितने दिन से ज्यादा नहीं रखा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा एक बार में 15 दिनों तक। अगला सवाल 79, धारा 164 के तहत स्वीकृति का कथन कौन दर्ज कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा न्यायिक अधिकारी। अगला सवाल 80 नंबर, फरार व्यक्ति के संपत्ति की कुर्की किस धारा के तहत की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा सेक्शन 83। अगला सवाल 81 नंबर, किस धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए विमुक्त कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा सेक्शन 205 के अकॉर्डिंग। अगला सवाल 82 नंबर, परिसीमा की अवधि के समाप्त होने के पश्चात संज्ञान लेने की रोक सीआरपीसी 1973 के किस धारा से संबंधित? तो इसका सही उत्तर होगा सीआरपी सेक्शन 468। अगला सवाल 83, एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डैश कैद की सजा दे सकते? तो इसका सही उत्तर होगा 7 साल से अधिक। अगला सवाल 84 नंबर, सीआरपीसी 1973 की धारा 125 के तहत पत्नी को भरण पोषण के रूप में भुगतान की जा सकने वाली 500 रुपए की अधिकतम सीमा को डैश में हटा दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 2001 में हटा दिया गया। अगला सवाल 85 नंबर, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत बलात्कार पीड़ित द्वारा दी जा रही बलात्कार की जानकारी कौन दर्ज करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी। अंतिम सवाल 86, गिरफ्तारी का वारंट कब तक लागू रहता है? तो इसका सही उत्तर होगा निष्पादित या रद्द होने तक।